चलिए, दिसंबर मंथ का हम साइंस टेक देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा था क्वांटम चिप। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इजी वे में समझाना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैं ये देख पा रहा हूँ कि वो कह नहीं पा रहे हैं मुझसे। ठीक है, कि उनको समझ में नहीं आता है। मीन्स चल रही है, क्या कह रहे हैं? मीन्स चल रहा है ना, अभी तो फिलहाल मेंस चल रहा है। जी बिल्कुल चल रहा है। चलिए, मेंस का ही ये टॉपिक करवा रहा हूँ, और इसका टेस्ट जो व्यक्ति चाहे वो दे सकता है। साइंस एंड टेक का 24 अगस्त को होगा, 9 बजे। ठीक है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि कितने नंबर के क्वेश्चंस साइंस एंड टेक में आते हैं मेंस में? आप में से बहुत सारे लोग होंगे, आई एम श्योर कि आपको पता होगा। ज्योति जी, गुड इवनिंग, जल्दी से बताइए, किसी को पता हो। 75 मार्क्स का, 100 मार्क्स का, कितने कितने मार्क्स का आता है? अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें तो पता होना चाहिए ना। बताइए। किसी को एनी आइडिया? किसी को आइडिया नहीं है? गुलाबशाह अलवी जी, ये तो पता होना चाहिए। 50 मार्क्स का होता है ना? ठीक है, सिक्योरिटी भी 50 मार्क्स का है। क्वेश्चन जो है 20% का वेटेज होता है। ठीक है, इकोनॉमी 100 मार्क्स का होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो 30 मार्क्स का होता है। ठीक है, एनवायरनमेंट 20 मार्क्स का होता है। ये सब नहीं बताया मैंने? बताया है ना? चलिए, ठीक है। तो हम थोड़ा सा क्लास को आज एक नए सीरीज से स्टार्ट करते हैं। चलिए, आरती जी क्लास में है। चलिए, क्वांटम थोड़ा सा ये व्हाइट बोर्ड में समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, क्योंकि जो बहुत सारे बच्चे मेंशन नहीं कर रहे हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। क्वांटम चिप है ना, क्वांटम। अब एकदम अच्छे से तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, मिसबा जी गुड इवनिंग। सो व्हाट इज क्वांटम चिप, और इतना हाई तौबा क्यों मचा हुआ है? थोड़ा सा इस पर एक बहुत जो इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा, उसको प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, जैसा भी होगा वो मैं इस तरह से बता दूंगा। सभी टॉपिक पॉसिबल नहीं होगा, टाइम कंस्ट्रेंट रहेगा, बट जितना हो सकेगा मुझसे, जो आप लोगों को थोड़ा सा चार्ट फॉर्म में समझाया जा सके। सो बेसिकली इट्स अ क्या है? इट्स अ एक पावरफुल सुपर कंप्यूटर है। इट्स अ पावरफुल सुपर कंप्यूटर। ठीक है, अब ये फ्यूचर के लिए बेसिकली है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। तो ये क्यों इतना, ये चिप में इसका जो प्रोसेसर है वो बहुत ही स्पीड कैलकुलेट कर सकता है, कैलकुलेशन कर सकता है। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी ये क्या कर सकता है, इसको सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि सर सुपर कंप्यूटर तो है ही, बट ये सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा सुपर है। आप इसको आप ऐसे समझो कि अगर हम 100 कमरे का एक रूम है ना, 100 रूम्स को अगर मैं कहूं कि इसमें से कौन सा कमरा खाली है, वैकेंट है, ठीक है, अगर हम सुपर कंप्यूटर को दे या एक नॉर्मल कंप्यूटर को दे, तो नॉर्मल कंप्यूटर क्या करेगा, एक एक
विंडो को ओपन करके एक एक डोर को चेक करेगा, मैन्युअली करेगा। ठीक है। अब वही अगर हम क्वांटम कंप्यूटर को दे दें, क्वांटम चिप, क्वांटम कंप्यूटर में क्वांटम चिप लगेगा। ठीक है। तो ये चिप क्या करेगा, ये एक साथ सभी 100 दरवाजों को एक साथ खोल देगा। बात समझ में आ रही है? जैसे आप ऐसे समझो कि मिसबा जी एक एक मैनुअली एक एक दरवाजे को नॉक कर रही है ये, और मोहित कुमार जो है वो एक साथ सभी दरवाजों को नॉक कर देगा, चिट्ठी टाइप। क्लियर? थोड़ा कमेंट करते चलना ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, एक नया जो मैंने इनिशिएट लिया है। ठीक है। तो ये अभी बता देगा कि कौन सा खाली है, नहीं है। ठीक है। तो क्वांटम चिप भी यही इसी तरह से काम करती है। ठीक है। तो अब बेसिकली इसमें कुछ टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है कि जो नॉर्मल कंप्यूटर है, नॉर्मल कंप्यूटर एंड जो क्वांटम, जो एक नॉर्मल कंप्यूटर में जो सामान्य चिप लगा रहता है, ठीक है, नॉर्मल चिप, तो नॉर्मल चिप एंड क्वांटम चिप, इसमें डिफरेंस क्या होगा, क्या डिफरेंस होगा? तो ये नॉर्मल चिप जो है ये क्यूब, ये बेसिकली क्या है, बिट्स में काम करता है, बिट्स में। जबकि क्वांटम चिप जो है, ठीक है, ये क्यूबिट्स में काम करता है, यानी क्यूबिट्स, क्यू बिट्स, क्वांटम बिट्स पे काम करता है। क्लियर? अच्छा, अब इसका फंक्शन जरा सा देख लेते हैं। मेन इसका जो कैलकुलेशन का है वो यही है। तो अब इस पे एक वर्ड टर्मिनोलॉजी आएगा, सुपरपोजिशन। इस नाम को याद रखना। तो ये सुपरपोजिशन क्यूबिट्स में होगा, इसमें नहीं होगा। यानी नॉर्मल कंप्यूटर पे जो नॉर्मल चिप है उसमें नहीं होता, बट क्वांटम चिप में होगा सुपरपोजिशन वाला। तो इसमें क्या है, अब देखो नॉर्मल चिप क्या करता है, ये 0 एंड 1 को ही, बाइनरी सिस्टम जो इसका जो होता है बेसिकली, ये दो ही को ही क्या करता है, या तो यूज करेगा, बिट्स का यूज होगा वो 0 और 1 में ही होगा। लेकिन सुपर जो पोजीशन जो होता है वो या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या 0 और 1 एक साथ हो सकता है। जैसे आप इसको ऐसे समझो कि नॉर्मल जो चिप है वो या तो राइट हैंड से काम करेगा या लेफ्ट हैंड से काम करेगा। ठीक है। उसी तरह से क्वांटम चिप क्या करेगा, या तो ये इस लेफ्ट हैंड से काम कर सकता है, राइट हैंड से काम कर सकता है, या दोनों हाथ से काम कर सकता है। नॉर्मल चिप दोनों हाथ से काम नहीं करेगा। क्लियर आरती जी? चलो, तो इस जो अवस्था को हम क्या कहते हैं, दोनों अवस्थाओं को सुपरपोजिशन। क्लियर है? यानी दोनों हाथ से काम करना सुपरपोजिशन है। तो ऑब्वियस है कि मेरी स्पीड बढ़ गई। अगर मैं कहूं कि आरती जी आप सिर्फ लेफ्ट हैंड से काम करेंगी, डिंपल जी राइट हैंड से काम करेंगी, ज्योति जी दोनों हाथ से काम करेंगी, तो फिर ज्योति जी की एफिशिएंसी बढ़ गई। क्लियर? चलो, तो अब ये, तो दोनों हाथ से काम करेंगे तो डेटा को ज्यादा जल्दी जल्दी प्रोसेस कर पाएंगे, यही होगा। राइट? चलो, अब आते हैं एक और, इसमें टर्म्स है क्यूबिट्स में, क्वांटम चिप में, वो है इंटैंगलमेंट, यानी उलझाव। इंटैंगलमेंट क्या होता है ये सब आपको मिलेगा भी, बट मैं थोड़ा सा लेमैन टर्म्स में बताने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको थोड़ा सा, कुछ बच्चों ने कहा कि सर मुझे उन्हें साइंस एंड टेक में प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल नहीं आएगी, अभी देखिए मजेदार हो जाएगा, है ना? तो क्वांटम चिप में क्या है, ये क्यूबिट्स जो है एक दूसरे से अटैच रहेंगे, क्यूबिट्स, क्यूबिट्स अटैच, आपस में जुड़े हुए रहेंगे, जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है। इसे ही इंटैंगलमेंट कहते हैं, यानी उलझाव कहते हैं। यानी अगर एक कोई क्यूबिट में बदलाव हो गया, मान लीजिए ये दो आपस में जुड़े हैं, अगर मैं दिख पा रहा हूं आप लोगों को, जल्दी से मुझे बताइए, मेरा वीडियो दिख पा रहा है आप लोगों को? इतना टाइम लग गया? यस, दिख पा रहा है, ठीक है। तो अगर ये दो क्यूबिट्स हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है, अगर इसमें कोई एक में भी बदलाव अगर हो रहा है, इसमें बदलाव हो रहा है तो इसमें भी बदलाव होगा, तो यही उलझाव है, यही इंटैंगलमेंट है। तो कोई भी कितना भी दूर हो, अगर आपस में जुड़ा हुआ है, एक में बदलाव हो रहा है तो दूसरे में भी बदलाव होगा। क्लियर है?
चल ठीक। तो अब ये इतना पावरफुल क्यों होगा, ये सुपर कंप्यूटर, ये जो क्वांटम चिप जो है ये इतना पावरफुल क्यों है? क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि एक साथ मल्टीपल फेज में रहेगा, मल्टीपल काम कर सकता है, पावरफुल इसलिए ज्यादा है। कैलकुलेशन की स्पीड, अब कैलकुलेशन की बात करें तो एक इसका एक एग्जांपल है, ये भी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है आप लोगों से, गूगल का है बेसिकली, इट्स अ गूगल का है विलो क्वांटम, ठीक है, क्वांटम चिप वाली विलो है, ठीक है। ये क्या करती है बेसिकली, ये जो विलो है 5 मिनट में, विद इन 5 मिनट्स एक ऐसी कैलकुलेशन कर देगा ये, जिसको एक सुपर कंप्यूटर करने में बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएगा, 5 मिनट में ये करके दे देगा। एक सुपर कंप्यूटर को करने में, एक कैलकुलेशन को करने में अगर 5 मिनट, इसको ये जो विलो नाम से ये कंप्यूटर बनाया गया गूगल का है, ये इसका कैलकुलेशन इतना स्पीड है, इतना फास्ट करता है कि अगर अगर हम इसको कंपेयर करें किसी सुपर कंप्यूटर से, तो सुपर कंप्यूटर करने में 10 मिलियंस मतलब अरबों साल लग जाएगा इस कैलकुलेशन को करने में, विलो इसको 5 मिनट में कर देगा। तो पावरफुल बहुत ज्यादा हो गया। चलो, तो सबसे जो अगर हम बात करें, विलो चिप पे 105 क्यूबिट्स लगा हुआ है, 105, एक क्यूबिट पे तो हालत ही खराब हो जाएगी, सोचो 105 क्यूबिट लगा हुआ है, ठीक है, समझ में आई बात? तो अब इसका यूज हम कहां कर लें, कहां कर सकते हैं यूज? तो मेन आपका जो सवाल बनेगा यूपीएससी में, मेंस में जब भी बनता है, तो भाई हमें टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा उसमें रिसर्च R&D नहीं करना है, हमें ये बताना है कि उसका हम एप्लीकेशन कहां कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? एप्लीकेशन पे हमें फोकस करना है, उसके पार्ट्स पे और एक दो वर्ड देख लिया, ठीक है, हो गया, क्योंकि आपको नासा में इंजीनियर नहीं बनना है, आपको आईएएस बनना है, राइट? सो कहां कहां यूजेस है, तो यूजेस इसका होगा, ठीक है, मेडिसिन में, मेडिसिन में, ठीक है, दवा में, स्वास्थ्य में, हेल्थ में होगा, एनर्जी में हो जाएगा, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो जाएगा, ठीक है, और भी ज्यादा स्मार्ट बना सकते हैं हम इसको, जो इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, इसमें हम अपनी बैटरी को थोड़ा सा एनहांस कर सकते हैं, बहुत सारी मटेरियल डिजाइन इसमें अच्छा कर सकते हैं, ये हो सकता है, ठीक है, और सिक्योरिटी में। मोहित कुमार, समझ में आ रही चीजें? मोहित कुमार जी, कौन कौन है क्लास में आज के? आरती जी, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो कुल मिला के, तो जो भी नए डेटा सुरक्षा को लेकर हम ये कर सकते हैं, इंस्क्रिप्शन को, डेटा इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या, ए और बी के बीच में, मेरे और आपके बीच में अगर बात हो रही है तो कोई थर्ड पार्टी ना सुने, व्हाट्सएप यूज कर रहा है, एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन होता है ना? तो उसी तरह से, तो किसी मौजूद इंस्क्रिप्शन के तरीकों को तोड़ सकता है ये, कैलकुलेशन करना ही तो है, तो क्वांटम में डाल के हम किसी का इंस्क्रिप्शन तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। डेटा सुरक्षा को लेकर जो कई सारी चुनौतियां भी पैदा हो सकती हैं, यानी खतरा भी है, ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है, हो रहा है? मिसबा फातिमा जी, मोहित अग्रवाल जी, बताइए। तो पहले ये उन तमाम तरह की प्रॉब्लम को, ये इसका एक ये सोल्यूशन दे सकता है जो अभी तक अनसॉल्व थी, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गई एक तरह की बात। अब आते हैं हम अपना ट्रेडिशनल मेथड पे। तो अभी ये चर्चा में क्यों बना रहा, यहीं से हमें स्टार्ट करना था। कि गूगल ने अपना क्या किया है, एक नया जो नवीनतम जो क्वांटम चिप है उसका नाम क्या है, विलो। पूछ लेगा पीसीएस,
क्या जाता है? ठीक है, किसी प्रीलिम्स में काम आ जाएगा। स्पीड अप ज्यादा है, ठीक है, तो उन्नत प्रदर्शन करेगा। अचीवमेंट क्या है इसका कि उन्नत प्रदर्शन करेगा। एयर डिजाइनिंग वगैरह किया गया है इसमें, एयर रिडक्शन है, तेज गणना कर सकता है, ठीक है। बहुत सारे 105 क्यूबिट जुटा हुआ है इसमें, आपस में मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। अगर कोई सुपर कंप्यूटर से कंपेयर करें तो देखो यार कितने साल लग जाएंगे, ये 5 मिनट करके दे देगा। क्लियर? बेहतर कोहरेशन टाइम, यानी कोहरेशन टाइम का मतलब क्या हुआ कि अपने आप को अधिक लंबे समय तक ये क्या कर सकता है, अपने आप को स्टेबल बना के रख सकता है। तो स्टेबल बना के रखिएगा तो क्या होगा, ये अधिक कुशलता से काम करेगा। यानी अगर आपकी गाड़ी अगर स्टेबल चल रही है, ऐसे और ऐसे डगमग नहीं हो रही है, स्टेबल चल रही है, ठीक है। तो चिप, क्वांटम चिप है क्या, इस पे बात कर लेते हैं। जो मैंने बताया वो सब है यहाँ पे, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा अलग से ये किया कि क्वांटम चिप है क्या, क्या अंतर है सामान्य चिप से, जो नॉर्मल जो चिप है उससे क्या है। तो नॉर्मल चिप जो 0 1 पे प्रोसेस करता है, क्वांटम चिप जो है 0 1 के साथ साथ दोनों हाथों से, यानी कि कई सारे सुपर पोजिशन, एक साथ कई अवस्थाओं में काम कर सकता है, इसी को कहते हैं सुपर पोजिशन। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये एक साथ 0 1 की मिश्रित अवस्था में रह सकता है। इंटैंगलमेंट क्या है, ये क्यूबिट एक दूसरे से जुड़े भी रह सकते हैं, चाहे वो कितने भी दूर हो, 50 100 200 500 10,000 किलोमीटर भी दूर होंगे तो भी वो, और एक में गड़बड़ी होगी। गड़बड़ी का मतलब यहाँ पे है कि एक प्रभावित अगर होता है तो दूसरा भी प्रभावित होगा। जैसे कहते हैं ना, माँ और बच्चा, कई बार होता है कि भाई बच्चा को चोट लग गया तो माँ को पता चल जाता है, उनका मन विचलित हो जाता है, कुछ इसी तरह का चीज, दिव्य दृष्टि काइंड ऑफ, ठीक है। चलो, सो क्वांटम गेट्स ये क्या है भाई, ये क्लासिकल कंप्यूटर में एंड और नॉट गेट्स होते हैं। वैसे सुपर कंप्यूटर में क्या है, क्यूबिट्स को कंट्रोल करने के लिए क्वांटम गेट्स होते हैं। तो क्वांटम गेट्स हो गया, ठीक है। अब इसका, तो ये जो उभरती हुई टेक्नोलॉजी है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो है, उसका इफेक्ट क्या होने वाला है। एआई में हम यूज कर सकते हैं, तेज से ट्रेन कर सकते हैं एआई मॉडल्स को, ठीक है। डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे कुछ जिसको सुपर कंप्यूटर करने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। इंस्क्रिप्शन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पूर्ण विकसित क्वांटम कंप्यूटर जो होगा वो आरएस से एनक्रिप्ट को भी तोड़ सकता है, यानी कि व्हाट्सएप का इंस्क्रिप्शन टूट सकता है। ये बात समझ में आ रही है? चलो, तो ये डिजिटल सुरक्षा का अहम हिस्सा भी है, यानी कि तोड़ सकता है। तो ये कौन तोड़ेगा, ये सबके घर में तो अवेलेबल होगा नहीं, ठीक है। तो ये आरएसए इंस्क्रिप्शन क्या है, तो डिजिटल जो सर्टिफिकेट है, डिजिटल सिग्नेचर है, सिक्योर कम्युनिकेशन में व्यापक रूप से इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो 94 में एक शोध हुआ था, पीटर शोर ने इसको प्रूव किया था कि क्वांटम जो कंप्यूटर है, डिस्क्रीट एल्गोरिदम जो है, समस्याओं पर आधारित इंस्क्रिप्शन को भी तोड़ सकता है। तो हाँ, तोड़ सकता है। तो कल को यूपीएससी ने पूछा कि भाई क्या क्वांटम कंप्यूटर इंस्क्रिप्शन को तोड़ सकता है, ध्यान से समझना, इंस्क्रिप्शन की बात कर रहा हूं। तो इंस्क्रिप्शन जो आपका जो क्या मुद्रा की बात करें, बिटकॉइंस, वो भी इंस्क्रिप्शन पे ही बेस्ड है। तो वो भी वो भी कल को वो भी हो सकता है खतरा। मान लो कि मिसबा जी के पास हाथ में आ गया, क्वांटम कंप्यूटर आ गया, तो 10 मिनट में पूरा वर्ल्ड का कहानी खत्म कर देंगे। तो सारा धन इनके पास, उत्तराखंड की तिजोरी में, ठीक है। चलो, तो इस क्रिप्टो करेंसी, देखो अभी मैंने वही बता दिया, बिटकॉइंस और अन्य जो क्रिप्टो करेंसी में इस्तेमाल होने वाले क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम को ये क्रैक कर सकता है। इसीलिए बहुत, पर ये आने वाले, जैसे अभी क्या हुआ है, विद इन 4 to 5 years में, पहले ये था कि यार कोई नहीं तोड़ सकता, बिल्कुल टूट सकता है, ताला बनता ही है टूटने के लिए, ठीक है। तो अब इसके चैलेंजेस क्या क्या है। चैलेंजेस है कि भाई ये बहुत ही संवेदनशील होगा, आसानी से कोलैप्स कर जाते हैं,
तो जानकारी खोने का खतरा रहेगा, यानी कि कोलैप्स का मतलब टूट गया तो जानकारी लीक हो सकती है। नॉइस की समस्या, यानी ये कोई भी बाहरी इंटरफेयर से के प्रति बहुत ही संवेदनशील होते हैं, जिससे डेटा लॉस और प्रोसेसिंग एरर की समस्या आती है इसमें। टेक्निकल चीज है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। तापमान नियंत्रण, तो ये अभी जिसको हम चैट जीपीटी और एआई मॉडल जितने भी यूज हो रहे हैं मार्केट में, सब में मशीन एक साथ 50 सुपर कंप्यूटर को लगाया गया है, 100 के सुपर कंप्यूटर को लगाया गया है। तो भाई एनर्जी भी तो जा रही है, और उसको ठंडा, मशीन को ठंडा करने के लिए क्या करना होगा, पानी में रखना होगा, पानी खर्च होगा, तो लोगों ने समुद्र में डाल दिया है। गूगल का तो बकायदा समुद्र में पड़ा हुआ है ये, कि भाई इतना पानी लाएंगे कहां से, है ना। तो क्यूबिट का लगभग शून्य तापमान से, ये माइनस, यानी ये क्या हो गया, -273 का मतलब क्या हो गया, क्रायोजेनिक हो गया ये, जो बेहद ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही कॉस्टली है। ठीक है, महंगे को एक्सल केबल्स, इसके केबल्स भी बहुत महंगे आते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी भी स्टार्टिंग फेज में है, तो महंगा होगा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि ये क्यूबिट कंप्यूटर सभी लोग बना पाएंगे। गवर्नमेंट बना सकती है, इंडिया अभी नहीं बना सकता। बना दिया तो ये वो हाथी जिसको खिलाते खिलाते दम फूल जाएगा, है ना। चिप सप्लाई चेन की दिक्कत, यानी सप्लाई चेन की बात आती है, तो महामारी, व्यापार, युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं के कारण चिप उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो ये सप्लाई चेन। अब मान लीजिए कोई ताइवान है, ताइवान चिप बनाने में बहुत ही माहिर है, क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है फिर। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए। किसी का आरती पंडित, आरती जी, ऐसा चलो, रुकिए 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 रुकिए। चलिए, अब नहीं होगा, हाँ आरती जी, ठीक। जल्दी से बताइए, अच्छे से समझ में आया कि नहीं। हो जाएगा। अब देखिए, इसका मेंस का क्वेश्चन नहीं दिया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, चलिए, क्लियर है। मोहित कुमार अग्रवाल जी, क्या नाम है, मीशो फातिमा, जेपी यादव, मिर्जापुर वाले। कमेंट करके बताओ जल्दी से, ज्योति जी। चलो, अब बात कर लेते हैं हाइपर लूप्स। ये क्या है भाई, कोई कुछ नहीं है। एक तरह हाइपर लूप क्या है, एक ट्रैक तैयार किया गया है, होल तैयार किया गया, पाइप का एक होल समझ लो। ठीक है, ये 410 मीटर लंबा हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है, कहाँ की, आईटी मद्रास ने किया है। अब ये थोड़ा सा यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो गया इस बार के 12 तारीख के लिए, अलग से कर लेना। ठीक है, कौन तैयार किया है, पहला सफल परीक्षण किया है आईटी मद्रास ने, ये पूछेगा। ठीक है, एक हाइपरलूप टीम है, स्टार्टअप ट्रूटर, TUTR के साथ मिलकर किया है इन्होंने, एक स्टार्टअप है, इनके साथ मिलकर किया, ये यूपीपीसीएस में आना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, बात कर लेते हैं ये हाइपरलूप तकनीक है क्या। ये मुझे लगता है मैंने पढ़ा दिया था क्या, पूरा तो लगा हुआ है। चलिए, कोई बात नहीं। अब आप लोगों को टेस्ट देना है तो 24 को। अच्छा, 24 से पहले अभी मैं कुछ आप लोगों से और भी जानना चाहूंगा। सभी को आंसर चेक करके मिल गया है, फीडबैक, कोई दिक्कत परेशानी, किसी को कुछ कम समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं, अभी अभी बताइए। सेम डे मिल गया आप लोगों को, तुरंत फीडबैक मिल रहा है। गुलाबशाल भी जी, जल्दी से बताओ, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो जो मैंने फीडबैक दिया है। हाँ, वो मैं एआई से कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे फ्लॉस है, तो उसको देखना पड़ता है, उतना आसान भी नहीं कहा जाएगा। मुझे लगा था कि ये तुरंत बहुत इजी हो जाएगा वे में, बट ऐसा है नहीं। हिंदी में तो और भी दिक्कतें हैं, है ना। चलिए,
तो मैं पढ़ के भी देख लेता हूँ आप लोगों के आंसर को, सिर्फ मशीन के भरोसे नहीं रहता हूँ, पढ़ के भी देख लेता हूँ कि हाँ क्या है, क्या लिखा है आपने। अब जैसे मशीन बता रहा है कि आपका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है, मुझे दिख रहा है कि हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है, बट एआई बता रहा है बहुत अच्छा है, तो भाई दिक्कत है फिर। ठीक है, ये सब दिक्कतें होंगी, कुछ मिस्टेक है, वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक है, एआई आपको नहीं बताएगा, यहाँ मुझे बताना पड़ रहा है। तो ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है, तो उसकी भी एक सीमा है। ठीक है, आने वाले समय में 2-4 साल में ठीक हो जाएगा। चलिए, क्रांति का तो हो ही गया है। चलिए, तो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी है क्या, इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके परिपर जो इसको सोचा गया था, एलन मस्क ने, जो मस्क है, इन्होंने सोचा था स्पेस एक्स वाले। ठीक है, और इसको हाई स्पीड रेल के लिए सोचा गया है, ये मुंबई में बनना भी है। तो हाइपरलूप एक उच्च गति परिवहन प्रणाली है, परिवहन प्रणाली ट्रांसपोर्टेशन वाला सिस्टम है, जो प्रेशराइज्ड पॉइंट दबाव वाले ट्यूब में, यानी एक ऐसा ऐसा समझो कि एक ट्यूब है, एक ट्यूब में हवा निकाल ली गई, वैक्यूम हो गया। अब उस वैक्यूम में स्पीड से चला जाता है, क्योंकि हवा घर्षण करके स्पीड को कम करती है। ठीक है, तो इससे पहले ग्रेविटी वैक्यूम ट्यूब, ग्रेविटी वैक्यूम ट्रांजिट, या फिर हाई स्पीड ट्यूब ट्रांसपोर्टेशन इसको कहा जाता था पहले। लेकिन अभी तो ये काम कैसे करता है, तो ये बेसिकली मैग्नेटिक जो लेविटेशन जो है, मैगलेव जापान का जो ट्रेन है, 500-550 स्पीड की से भागता है ना, तो दो प्रकार के मैग्नेट का इसमें यूज होता है। एक है पॉड ट्रैक्स, एक पॉड्स को ट्रैक से ऊपर उठाने के लिए, यानी कि पटरी से ये थोड़ी ऊपर उठी हुई रहती है इस तरह से, यानी हम नॉर्मल देखोगे तो चक्का जो है वो चलते हुए जा रहा है। हमारे इंडियन रेलवे में, आप इंडियन रेलवे की बात कर लेते हैं, तो जो पटरी बनी हुई है, पटरी पे ही वो दौड़ रही है, घर्षण हो रहा है ना। दूसरा जो है, तो ये एक तो आपको ये उठा दिया, दूसरा इसको आगे बढ़ा दिया, यानी कि हवा में चल रही है। ये देखिए इस तरह से, अगर आपको देख पा रहा होगा तो इस तरह से रहती है, उसकी पटरी से थोड़ा नीचे ही रहेगी, ये चक्का ऊपर रहेगा उसका। ठीक है, तो मैग्नेटिक है। तो दूसरा पॉट्स को आगे बढ़ाने के लिए, एक ट्रैक को ऊपर उठा दिया, दूसरा तो जमीन पे नहीं, इस तरह से चल रही है। तो लोअर लो जो प्रेशर है, ट्यूब्स, ट्यूब्स के अंदर वैक्यूम बनाकर, यानी कि हवा को निकाल दिया गया, सारी हवा निकाल दी गई, तो फ्रिक्शन नहीं होगा या बहुत कम, नहीं के बराबर होगा। तो 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार संभव है। मेट्रो में जाइएगा तो वहां तो एयर है ना, तो 100-120 मैक्सिमम स्पीड है। 1200 का मतलब क्या हुआ, आंख बंद किए मिसबा जी घर पहुंच गए। तो प्लेन से तो कोई जाना पसंद ही नहीं करेगा फिर तो उद्देश्य, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो शहरों के बीच में यात्रा में, ट्रैवल में जो समय लगता है उसको कम करना, और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना। तो ऑब्वियस है कि जो दीपावली और ईद और बकरीद में क्या होता है, यही होता है कि लोग अगर दूसरे कोने में रह रहे शहर के, तो पूरा दिन ट्रैफिक में चला जाता है, रात के 2-2 बजे तक मिठाई का डब्बा पहुंच रहा होता है ना। चलिए, कंपोनेंट क्या क्या चाहिए इसके लिए, तो ट्यूब, एक ट्यूब चाहिए। ठीक है, तो दो स्टील ट्यूब आपस में वेल्ड किए जाते हैं दोनों को, ताकि एक ट्यूब बना दिया गया, स्टील का ट्यूब बना दिया गया। ट्यूब का जो वायु दाब होगा, जो विंड प्रेशर जो है, वो लगभग 100 PA रखा जाता है। ठीक है, कैप्सूल, यानी यात्री पॉड्स को, एक अभी तो ट्यूब बना दिया गया, उसके अंदर जो ट्रेन चलेगा, डब्बा, ठीक है, उसको पॉड्स कहते हैं। तो पॉड्स को मैग्नेटिक जो लीनियर एक्सीलरेटर से गति दी जाती है, ये नाम याद रखना, ये कभी यूपीएससी प्री में पूछेगा, पीसीएस नहीं बट आईएएस पूछेगा। ठीक है, कंप्रेसर, कंप्रेसर क्या करता है, कंपोनेंट यूपीएससी पूछती है, साइंस एंड टेक्निक, अगर आप लोगों को याद हो, पता हो तो। ठीक है, तो कंप्रेसर कैप्सूल के आगे लगा कंप्रेसर ट्यूब हवा के अंदर के प्रवाह को नियंत्रित, कंट्रोल करके रखेगा भी, ऑक्सीजन भी पहुंचता रहे लोगों को, नहीं तो फिर तो वारे नहीं आ रहे हैं ना लोगों के। सस्पेंशन, यानी एयर बेयरिंग सस्पेंशन प्रणाली विश्वसनीयता और सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। सस्पेंशन क्या है, झटका ना लगे।
अगर मिसाइल में बैठा के किसी को छोड़ दिया जाए तो झटके में ही खत्म हो जाएगा वो। सस्पेंशन जैसे स्प्रिंग लगे हुए हैं, तो कितना वो भार सह पा रहा है, जर्क नहीं हो रहा है। जैसे अगर आपकी रोड सड़क खराब है अगर सपोज, तो जर्क ज्यादा होगा और थक जाओगे, है ना। चलो, तो जैसे जो 1400-1500 किलोमीटर मेरे जैसे लोग अगर ट्रैवल करना है ट्रेन में, तो थक ही जाएंगे। ठीक है, चलिए प्रोपल्शन ये क्या है? ये परमानेंट मैग्नेटिक मोटर होता है, उसके बजाय जैसे स्थायी चुंबक के बजाय लीनियर इंडक्शन मोटर का यूज किया जाता है। यानी प्रोपल्शन में क्या यूज किया जाता है? LIM का यूज किया जाता है। किसमें? हाइपर लूप में। ये याद रखना। लीनियर का मतलब क्या कि कभी परमानेंट चुंबक का मतलब एक बार तो चिपक गया वो। लीनियर का मतलब ये चिपक भी रहा है, छोड़ भी रहा है, चिपक भी रहा है, छोड़ भी रहा है, ये ऐसे से कर रहा है वो। तो सस्पेंशन भी है, जब ये ट्रेन नीचे आ रही है तो सस्पेंशन उसको रोक रहा है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा स्टेबल रहेगा वो। ठीक है, तो इससे क्या होगा? जो लागत और पॉड का वजन भी कम हो जाएगा। अब इसमें चैलेंजेस क्या क्या है ये समझ लेते हैं। चुनौतियां क्या क्या है? तो कॉस्ट बहुत ज्यादा है भाई। एक तो लैंड ग्रैब करना है इसके लिए, टेक्नोलॉजी बहुत महंगा है अभी, है ना। तो आप सिर्फ महंगा लिखिएगा। सुरक्षा संबंधी चिंता है, कम दबाव वाले वातावरण में आग लगने का खतरा होता है। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसका हम इलाज कर सकते हैं। सीमित निकासी मार्ग, यानी एग्जिस्ट के कारण, एग्जिस्ट का एक पॉइंट इधर बना दिया ए और एक बी, तो इससे फिर बचाव करना कठिन हो जाता है। वैक्यूम बनाए रखना, यानी हवा ना घुस जाए उसमें, ये भी इसके लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ट्यूब से में उस ट्यूब में जो 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर लंबा होगा, उसमें हवा ही ना हो, तो हवा को निकालते रहना होगा 24/7, तभी तो बात बनेगी, है ना। तो उसके लिए जनरेटर चलाना पड़ेगा, तो एक अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। एक्सेलरेशन का प्रभाव की बात करें, स्पीड की बात करें अगर हम, ठीक है, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है, अधिक अगर एक्सेलरेशन से, अगर इतना ज्यादा एक्सेलरेशन का है तो नौजिया हो सकता है, जी मचल सकता है, उल्टी या वोमिट हो सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा लोगों को मेट्रो में वोमिटिंग करते हुए, क्यों हो जाता है? कुछ लोगों का उनसे भी थोड़ा कम हो गया तो दिक्कत है। तुरंत उसके लिए एक बटन दिया गया कि आप ट्रेन के जो ऑपरेटर है उससे बात कीजिए, है ना। तो वर्तमान में हाइपरलूप का जो एक्सेलरेशन है जापान के शिकासेन बुलेट ट्रेन से 7 गुना अधिक है। देखिए, अब आप जरा सा सोच के देखो, सबसे जो स्पीड, हाईएस्ट स्पीड जो चलती है, जो जापानीज का मैगलेव जो है वो 550 किलोमीटर पर 1 घंटे में सफर तय करती है। ये उसका 7 टाइम्स है। तो इसके लिए अब और क्या प्रॉब्लम आएगी? सीधा रूट होना चाहिए, ट्रैक बहुत घुमावदार नहीं होना चाहिए। यानी हाई स्पीड के लिए लंबे सीधे और ऊंचे पुल सुरंग की आवश्यकता होगी, जिसकी लागत और जटिलता और बढ़ जाएगी। अगर कोई मान लो कि जमीन आगे जाके ऐसे है, अब इसको ये करने के लिए आपको क्या करना होगा? अब यहाँ पे जमीन ही नीचे है, तो आपको यहाँ पे ट्यूब को स्टेबल रखना होगा, तो यहाँ पुल बनेगा। समझ रहे हो? कहीं पे उठा हुआ है तो उसको चट्टान मान लीजिए, कहीं जमीन ऐसे है, ये प्लेन के बाद ये जमीन ऐसे है, ऊपर की ओर उठी हुई है, तो इसको, अब इसके अंदर, अब जमीन को तो नीचे नहीं ला सकते बट इसके अंदर सुरंग बना सकते हैं। पहाड़ आ गया, ऐसे मान लीजिए पहाड़ है, तो पहाड़ के बीचों बीच से हमें सुरंग बना के लेके जाना होगा। बात समझ में आ रही है? तो अन्य उभरती हुई जो आधुनिक परिवहन की जो जो सिस्टम जो है वो क्या क्या है? इस एक ऑटोनोमस हेलीकॉप्टर्स है, वैष्णो देवी और बहुत सारी जगह पे चल रहा है ना। पर बहुत अर्बन एयर मोबिलिटी के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसको भी एग्जामिन किया जा रहा है। स्मार्ट सड़कों की बात करें, पोर्तुगल ने बनाया है, लेकिन वो भी भाई रोड पे ही चलिएगा और वो आपका व्हीकल जो है वो चार्ज होता रहेगा उसमें। स्वीडन ने तो इलेक्ट्रिफाइड रोड तैयार कर दी, चलते चलते ही आपके वाहन चलेगा उसमें और ऑटोमेटिक वाहन भी चार्ज होता रहेगा। ये स्वीडन में बन गया है। बट स्वीडन छोटा सा देश है ना, यहाँ तो बिहार में तो ये हो गया कि सड़क के लिए मटेरियल गिरा और सड़क ही जनता घर ले गई, है ना। चलिए, तो भारत में जो बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है, मुंबई और अहमदाबाद हाई स्पीड रेल भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना है।
200-250 के आसपास का स्पीड रहना, बहुत ज्यादा स्पीड है नहीं। 110 ऑन एवरेज बात करें तो 80 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से भारत में चलती है ट्रेन, ऑन एवरेज। और मालगाड़ी की बात करें तो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो उस हिसाब से एज कंपेयर टू अभी हमारे पास है कुछ ट्रेनें चलती हैं, ऐसा नहीं है। हाई स्पीड जो ट्रेनें चल रही हैं वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, वो भी ए टू बी नहीं चल रही है। बहुत जगह स्टॉपेज है, तो स्टॉपेज से पहले आपको रोकना भी, उसकी स्पीड को धीमा करना होता है, टाइम ज्यादा लग रहा है अभी भी, है ना। तो इसमें जापानी जो शिकाशिन जो टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, जापान ने इसके लिए 0.2% का लोन भी दिया है, जो कि विश्व में सबसे कम है। क्लियर है। चलिए, तो क्या किया जा सकता है अब? तो क्रियान्वित किसको, ये कौन कर रहा है? तो ठीक है, जापानीज ही कर रही है। अभी टाइम लगेगा बनने में, क्योंकि पूरा ट्रैक ही बनाना है अभी, है ना। नॉर्मल ट्रैक तो है नहीं, काफी चौड़ा ट्रैक होगा इसका, ब्रॉड गेज होगा, है ना। तो आगे के लिए वित्तीय सहयोग, भैया हमें तो सरकार के पास पैसे नहीं, तो वित्तीय सहयोग चाहिए होगा, तो पीपीपी मॉडल पे कर सकते हैं। अब 31 तक हाइपरलूप बाजार का आकार जो है ये 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। ठीक है, और भी आगे बढ़ेगा, ये ऑब्वियस सी बात है। निरंतर इस पे R&D करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा। हाइपरलूप स्टेशन को मौजूदा सड़क, रेलवे, जो हवाई जहाज का जो नेटवर्क है उससे भी इंटैक्ट करना होगा। जैसे मान लीजिए मेट्रो चल रही है, तो एक ब्रांच रोड है, तो वहां टुक टुक की सवारी हो गई, मेट्रो के स्पीड बस चल गई, है ना। हर जगह तो मेट्रो घर घर तो जा नहीं सकती, तो उसी तरह से हाइपरलूप के लिए भी करना पड़ेगा। नियम और जो सुरक्षा, जो जो हमारी सिर्फ सेफ्टी जो नॉर्म्स है, उसके लिए जेसीटी, जेटीसी जो है, यानी यूरोप में जो जॉइंट यूरोपीय जॉइंट टेक्निकल कमेटी है, उसी तरह भारत में भी आप उनके हम जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। क्लियर कट? जल्दी से बताइए, कुछ क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? गुलाबशाह अलवी जी, आपका कमेंट नहीं आ रहा, कहाँ चली गई आप? गुलाबशाह अलवी जी क्लास में हैं? हाँ है। तो आपका उसमें भी कमेंट नहीं आया था, क्या क्या ऐड ऑन करना है जो टेस्ट का जो आप लोगों को दिया गया है? टेस्ट टेस्ट की बात पूछ रहा हूं मैं आपसे। चलिए, चलिए, आयुष मंत्रालय का ये तो आयुष के लिए था, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए था, ये तो पूरा टॉपिक ही प्रीलिम्स के लिए है। अच्छा, आप लोगों को मैं डेली बेसिस पे, एक तो मैंने पूरा कंबाइंड दे दिया है, प्लस डेली बेसिस पे, या कभी डेली, हर बार तो आ नहीं रहा है, न्यूज़पेपर में जो भी फैक्ट शीट जो है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में कर रहा हूँ। आप लोग उसको पढ़ भी रहे हैं या नहीं? पूरा साल का फैक्ट शीट एक साथ आप लोगों को मिल भी जाएगा प्रीलिम्स में। ये तो मैं आप लोगों को ऐसे भी दे रहा हूँ, उसको एक पीडीएफ फॉर्म में भी बना रहा हूँ, मतलब उसमें ऐड ऑन करता रहता हूँ डेली। ठीक है, चलिए। आयुष मंत्रालय, ठीक है, आयुष का तो बता चुका हूं मैं, ये प्रीलिम्स के लिए है। अभी हमें हमें फोकस करना है मेंस में, है ना। रेयर डिजीज प्री के लिए ही है, मेंस वेंस में तो चांसेस कम ही है। चलिए, यहां से तो स्टार्ट ही हो गया आपका प्रीलिम्स का। दिसंबर का जो मंथ है वो हमारा खत्म हो गया, क्योंकि यूपीएससी रेयर डिजीज पे सवाल नहीं पूछने वाली, क्योंकि मास जहां पे जुड़ा हुआ हो उस पे ये सवाल बन सकता है। ठीक है, चलिए, अब हम आते हैं नवंबर मंथ में। जल्दी से, आप लोग 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप लोग उसको ओपन कर लीजिए, नवंबर मंथ को, जल्दी से। मोहित कुमार जी, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? अच्छा, किसी सभी आप सभी लोगों से कल मैंने एक होमवर्क दिया था करने को, वो होमवर्क हुआ? जल्दी से बताइए मुझे, वो होमवर्क हुआ है या नहीं हुआ है? क्या होमवर्क था आरती जी?
ज्योति जेपीजी, क्या होमवर्क था? मैं तो होमवर्क चेक करूंगा ना, मैंने कहा था, सब लोगों ने जोश में कहा भी कि हाँ सुनेंगे तो हम 4-5 पॉइंट जो है, एक एक सिंगल सिंगल जो कीवर्ड्स है वो लिख देंगे। तो मैंने कहा बिल्कुल लिखिएगा ताकि आपको याद होता चला जाए। आप लोगों की जानकारी के लिए ये कीवर्ड मैंने लगाना भी स्टार्ट कर दिया है डिस्क्रिप्शन में। कम से कम उसी को पकड़ दो यार, मेहनत बच जाती, दिमाग लगाते तो हो जाता। वो भी नहीं कर पा रहे हो। मोहित कुमार कहाँ गए? मजा नहीं आ रहा? शिवांगी जी की तबीयत कैसी है भाई, क्या हो गया उनको? गायब है लंबे समय से। चलिए, टेस्ट को थोड़ा सा सीरियसली लीजिए। जो कॉपी चेक करके दिया गया है उसमें आप इन्हांसमेंट करके दोबारा लिख सकते हैं, लिख के दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब ये प्रॉब्लम भी समाप्त हो गई कि प्रॉब्लम, क्वेश्चन चेक नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। टाइफाइड, हाँ हाँ बिल्कुल, ये मुझे पता है। जी जी, उनको टाइफाइड हो गया है। चलिए ठीक है। हम्म, वो तो संडे को आने की बात कर रही थी भाई। मैंने कहा भाई मुझे माफ करो, या अपने ऊपर थोड़ा सा रहम खाओ, आने की जरूरत नहीं है। वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाएगा इसमें। चलिए, गंदे पानी के कारण होता है लीवर इन्फेक्शन, लीवर को में सूजन आ जाती है ना। चलिए, विज्ञान और जो टेक्नोलॉजी में, वन डे वन जेनोम, ठीक है। इसका जरा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, एक रफली आइडिया लग जाएगा अगर क्वेश्चन दिया है तो। नहीं, इसमें भी देखिए क्वेश्चन नहीं है। ये भी प्रीलिम्स के लिए ही पूछा जाएगा, इसको आप प्रीलिम्स के लिए रख सकते हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मेंस के लिए ये टॉपिक नहीं बनेगा। हम अभी मेंस को ही फोकस कर रहे हैं, ठीक है। ये भी आप आइंस्टीन बोस है, ये भी प्रीलिम्स के लिए ही है। मौखिक ओआरटी, ये भी प्रीलिम्स के लिए ही है। आरएनए एडिटिंग, ठीक है, ये भी प्रीलिम्स के लिए ही है। मीन्स का इसका कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, एक चीज आप लोगों को मैं, चलिए इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। मुझे आप लोग 1 मिनट का समय दीजिएगा। मैं आप लोगों को साइंस एंड टेक का जो PYQs है उस पर थोड़ा सा बात करना चाह रहा था, वो करके दिखा देता हूँ, ठीक है। बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा। हम्म, GS थर्ड, राइट? साइंस एंड टेक दिया है ना मैंने? जरा सा कमेंट करके बताइए मुझे। मुझे लगता है मैंने दिया तो है। क्या मैं को ने कुछ गलत फाइल खोल दिया है, ओपन किया है? शायद गलत खोल दिया था। चलिए इसमें देख लेते हैं। सोशल इशू साइंस एंड टेक, या मिल गया, ठीक है। अच्छा, इसका, चलिए ठीक है। ओरिजिनल क्वेश्चन लगाना है वो भी लगा दूंगा मैं। इसका जनवरी का के बाद हम फैब का भी लेके बैठ जाते हैं, ठीक है। फैब का मैं ढूंढ लेता हूँ।
जोर शोर से तैयारी स्टार्ट कीजिए। ग्रुप में शेयर कर देता हूँ ये पहले। साइंस एंड टेक, ये पेज दिख पा रहा है आप लोगों को? देख पा रहे हैं आप लोग? जल्दी से बताइए मुझे, पेज विजिबल है? किसी क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं, थोड़ा सा वो समझ लीजिए। कुछ वर्ड्स वगैरह जो हैं वो आप लोगों को याद होने चाहिए, मल्टीपल यूजेस होंगे उसके। मोहित कुमार जी, आप एक बार कमेंट करके बताइएगा आप है कि नहीं है। तो मुझे ये सबसे बड़ी समस्या आपके साथ है, ठीक है, कि आप रहते नहीं है क्लास में, फिर मुझे पता नहीं चल पाता है। चलिए ठीक है। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन किस तरह से यूपीएससी ने पूछा है, तो हमें तो यूपीएससी को फॉलो करना है। तो जैसे मैंने आपसे ये कहा कि किस क्वेश्चन को कह सकते हैं कि पूछा जा रहा है, किस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, जैसे साइंस एंड टेक में किस तरह के टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसे हमें देखना है, ठीक है, समझना है पहले। टेक्नोलॉजी इंग्लिश में, मिसबा जी आप इंग्लिश में देख सकती हैं, हिंदी के बच्चे हिंदी में देख सकते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन ये नहीं है, हिंदी में ट्रांसलेटेड वर्जन है, बट मैं इसको एज सुन एज पॉसिबल मैं इसको लगा दूंगा ओरिजिनल क्वेश्चन को, ठीक है फिलहाल। और ये मॉडल आंसर है, ठीक है, बट हमें सिर्फ खुद का काम कर सीखना है, उसके लिए हम कर रहे हैं। ये मैंने पीवाईक्यू बहुत शिद्दत से बनाया है, तो इसको थोड़ा सा समझिएगा। परफेक्ट नहीं कहा जा सकता, कुछ मिस्टेक या कुछ एरर अभी भी है इसमें, लेकिन काम चल जाएगा। काम चल जाएगा मतलब कि सीधा एग्जैक्टली क्वेश्चन तो आएगा नहीं। देखिए, राजमार्ग पर इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह के लिए किस तकनीक का यूज किया जा रहा है, किस तकनीक का, इसके क्या लाभ और इसके कुछ सीमाएं भी हैं, लिमिटेशन, ठीक है। प्रस्तावित परिवर्तन क्या है, क्या जो चेंजेस को प्रपोज किया गया है जो इस प्रक्रिया को निर्बाध बनाएंगे, कि सीमलेस हो जाएगा ये। तो फास्ट ट्रैक है तो भाई गाड़ी वो ऑटोमेटिक पैसा कटेगा, जल्दी से निकल जाएंगे, है ना। तो इस बदलाव से क्या कोई संभावित खतरा भी होगा, यानी कि आपको इन प्रश्नों पर कैसे डील करना है पहले समझिएगा। और कमेंट थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिएगा, सभी लोग, जितने लोग हैं सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो पहले आपको बताना है, एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन देना है। अभी हम इस पर आंसर पे नहीं जाएंगे, लिखना कैसे है मैं वो बता रहा हूं। तो देखिएगा किस तकनीक का यूज किया जा रहा है, तो मेन बॉडी में तकनीक आएगा। एक तो इंट्रोडक्शन आपने दे दिया, इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह पर आपने एक बात कह दी नहीं, 2 से 3 लाइन में। सबसे पहले इस पे इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर आपको मेन बॉडी में जाना है, किस तकनीक का यूज किया जा रहा है, लाभ बताना है, लिमिटेशन बताना है, यानी 1, 2, 3, प्रस्तावित परिवर्तन क्या है, 4, जो इस प्रक्रिया को निर्बाध बनाएंगे, यानी परिवर्तन क्या, चेंजेस किया गया, प्रपोज किया गया, वो देखना है। और इस बदलाव का कोई संभावित खतरा भी हो सकता है क्या, 5। 5 पॉइंट्स, मेंस में 5 पॉइंट्स आने चाहिए। अगर ये आ रहा है तो आपका आंसर बहुत अच्छा, नहीं आ रहा है तो आंसर को अच्छा बनाइए, और फिर कंक्लूजन करके बात खत्म, ठीक है। ये समझ पा रहे हैं? अब आइए दूसरे टॉपिक पे, जिसको मैं बताने के लिए बेसिकली डील कैसे करना है, यानी क्वेश्चन को कई भागों में हमने तोड़ दिया, फिर हम उस पर गए। ये नहीं कि मुंह उठा के कुछ भी लिख दिया, ये बीपीएससी और बाकी एग्जाम नहीं है कि आपने कुछ पेज भर दिया और आपको मार्क्स मिल जाएगा। अब शायद बीपीएससी में होता होगा, यूपीपीसीएस में तो अभी भी इसकी गुंजाइश थोड़ी कम ही है। लोग उस मेंटालिटी से बाहर नहीं निकल पा रहे कि कुछ भी लिख दो, पेज भरा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं होता रजा, ठीक है। चलिए, मोहित कुमार, बात समझ में आ रही है? अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, एक एक टॉपिक को जल्दी से आप लोग मुझे बताइएगा, ये आप लोगों के लिए है। जल्दी से तुम बताइएगा, कमेंट की करना स्टार्ट कीजिए, किस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक नया चीज सिखा रहा हूं आप लोगों को, सीख लीजिए, आज सीख लीजिए, ये दर्द दुख दर्द पीड़ा खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। जल्दी से बताइए।
किस टॉपिक से है? ट्रांसपोर्टेशन से है। जो नई टेक्नोलॉजी जो इंट्रोड्यूस की गई है उससे है ये। क्लियर है? चलिए, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, हाँ वेरी गुड। पर ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि ये जो सरकार है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, जो वर्तमान सरकार जो है ये ट्रांसपोर्टेशन पे, व्यापार पे बहुत ज्यादा क्या कर रही है, फोकस कर रही है। इसलिए बहुत 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 सारे हाईवेज बन रहे हैं, रेलवे ट्रैक्स बिछ रही है, 32 किलोमीटर डेली रोड बन रहे हैं, डेली डेली। ठीक है, चलिए। जी मिस बाजी क्या कह रही हैं? 22 का क्वेश्चन भी था, हाँ ठीक है। अब देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए। अरे यार, ये सेकंड क्वेश्चन, सेकंड टॉपिक जो है हमारा क्वेश्चन, ये देखिए, लाभ, बेनिफिट, प्रस्तावित समाधान, क्या संभावित खतरे क्या क्या है, काम, और वर्ड लिमिट में लिखना है। हाँ, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, ये अधिनियम पूछा गया है 2023। इसके संदर्भ में और मुख्य विशेषताओं का वर्णन। ठीक है, तो डिस्क्राइब द कंटेक्स्ट एंड द साइलेंट फीचर, कंटेक्स्ट भी बताना है और साइलेंट फीचर भी बताना है ऑफ, किसका साइलेंट फीचर, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पूछ लिया गया है। तो ये क्वेश्चन किस टॉपिक से हो सकता है, जल्दी से बताओ। एक बार आपके दिमाग में टॉपिक आप एक्सट्रैक्ट करना सीख जाओगे, आपकी 90% समस्या खत्म हो जाएगी। मैं तो करके दे ही रहा हूं, लेकिन मेरे करने से मेरे पेट में भोजन आ रहा है ना, आपके पास भोजन कब जाएगा? यानी यूपीएससी को में आप अकेले एग्जाम देने जाओगे। मैं वो टीचर तो नहीं हूं कि खाली पढ़ाया और निकल गया। क्वेश्चन को डील करना कैसे, डेटा ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो इसमें एक तो डेटा के लिए है, तो एक पॉलिटी का भी मैटर बन रहा है, पॉलिटी वाला भी है, लेकिन डिजिटल लगा दिया आगे। देखो, इसमें दो अलग अलग, यहां पे आपने ध्यान नहीं दिया, डिजिटल कहा गया है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड पॉलिटी को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया गया। डेटा प्राइवेसी जो है, गवर्नेंस, गवर्नेंस का भी मुद्दा हो सकता है, लेकिन ठीक है, अभी तो फिलहाल ये दो चीज का है, मर्ज किया गया है, और आगे भी ऐसे ही आने वाले हैं सवाल। तो वो टाइम चला गया जब आप नोट्स रट के पढ़ लेते थे और हो जाता था। 2010 तक तो हो रहा था, बहुत सारे इनकैपेबल लोग भी बन गए। ठीक है, सभी लोग को मैं इनकैपेबल नहीं कह रहा हूं, पर बहुत 70% तो इनकैपेबल ही थे। सीसेट के बाद और स्थिति खराब हो गई। ठीक है, चलिए। पर मेरा उद्देश्य यहाँ पे ये नहीं कि कैपेबल कौन है ये सर्टिफिकेट देना मेरा काम नहीं है, ये यूपीएससी ही दे, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, चलिए। अब देखिए, एक पूछा गया है क्षुद्र ग्रह, ज्योग्राफी, भाई एस्ट्रोनॉट की बात कर रहा है, मंगल और बृहस्पति के बीच वाला। ठीक है, जीवन विलुप्त, कोई एस्ट्रॉइड, ये पृथ्वी है और कोई एस्ट्रॉइड आके टक्कर मार दे। कहा जाता ना कि बहुत पहले एक बार एस्ट्रॉइड ने टक्कर मार दी थी तो डायनासोर खत्म हो गए थे। तो हमारे जीवन के विलुप्त होने का खतरा कितना रियल है, क्या मतलब, क्या ये रियल थ्रेट है या फिर ऐसे कपोल कल्पना है? पहला लाइन, पहले तो ये बताना है कि क्षुद्रग्रह क्या है। एक तो क्षुद्रग्रह के बारे में आपको एक 2-3 लाइन का एक स्टेटमेंट, डिपेंड करेगा कि इसका कितने मार्क्स का है ना। इसने जीवन के विलुप्त होने के खतरा का कितना वास्तविक है, रियल कितना है, और ऐसी आपदा को रोकने के लिए क्या रणनीति बनाई गई है। कुछ जल्दी से बता सकता है मुझे, क्या मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था? पढ़ाया था। इसके लिए नासा का एक, आप लोगों ने नाम भी बताया है, डार्क मिशन, वेरी गुड। डार्क मिशन आया, गुलाब शाह जी, डिम्पल जी, आ गया। तो मैं यही चीज कह रहा हूं कि जी,
जी मिसबा जी, तो ये मैंने करा रखा था। तो अब आप देखिएगा, गौर से समझने की कुछ जरूरत है। ज्योग्राफी और साइंस टेक, अब इसको यहां पे पूछा गया है। इसको वो यूपीएससी क्या कर सकती थी, वहां भी पूछ सकती थी, आपदा में पूछ सकती थी। ऐसी आपदा को जो डिजास्टर मैनेजमेंट भी हो सकता था भाई। किसमें वो पूछ देगा, किस तरह से पूछ देगा, आप नहीं कह सकते, है ना। तो क्लबिंग अब ऐसे ही होगा। तो आप किसी टॉपिक को ये बोल के नहीं छोड़ सकते कि ये तो पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन नहीं। वो कोई भी एक एंगल जोड़ा जा सकता है, ठीक है। जियो, डीएम और बेसिक साइंस, बिल्कुल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी जैसे इस बार प्रबल संभावना है ड्रोन और फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, ठीक है। इन सब से क्वेश्चन आना है, और ये मैंने बहुत पहले बता दिया आप लोगों को। अब 22 तारीख को है ना, 22 से कोई एग्जाम है, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको, उसका परिचय देना है। इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़िए। ये अभी से आदत डालिएगा आरती जी, मोहित कुमार, तभी आपका भला हो सकता है यूपीएससी में। क्यों? क्योंकि यूपीएससी की हिंदी बहुत खतरनाक हाई लेवल की होती है, गलत नहीं होती है, लेकिन वो आपसे, आप उससे फेमिलियर नहीं होंगे उन शब्दों से, ठीक है। तो इंग्लिश इसीलिए मैंने दिया है, बार बार इंग्लिश भी दिया है, ठीक है। इंग्लिश में, टोटल इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश मीडियम मिसबा जी है तो उनको मैंने इंग्लिश में तो पूरा दे ही दिया है। लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए इंग्लिश के सवाल को पढ़ना और समझना भी जरूरी है। नहीं तो मालूम चला कि कई कई बार होता है कि वो एक्सप्लेन बोलता है और नीचे लिखता है हिंदी में मूल्यांकन। तो हिंदी का क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि गलती नहीं, गलती वहां भी यूपीएससी से भी हो रही है, लेकिन क्वेश्चन जो है साफ साफ लिखा हुआ है कि इंग्लिश के क्वेश्चन से ही आपका इवेल्युएशन किया जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो क्या आपको स्वास्थ्य सेवा में एआई के उपयोग से व्यक्ति की गोपनीयता, देखिए फिर से गोपनीयता आ गया, ये क्वेश्चन आया, कुछ दिखा है आप लोगों को? अगर आपने पीवाईक्यू किया होता तो क्या 24 में जो गोपनीयता वाला जो सवाल आया है उसको कर सकते थे? ठीक है, एथिक्स पार्ट में मैंने कराया है। अब एथिक्स में कराया था और ये पूछ लिया इन्होंने इसमें, और ये मैं पहले बोल चुका हूं कि भैया मैं जो करा रहा हूं जरूरी नहीं कि ज्योग्राफी में करा रहा हूं तो वो पॉलिटी में नहीं पूछ सकता, वो यूपीएससी के ऊपर है, कौन सा एंगल दे दे उसको। क्लियर है? चलिए, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बारे में आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। मुख्य भाग में उसका मेन बॉडी में आपको क्या डालना है, कैसे मदद कर सकता है, कैसे मदद कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर सब क्वेश्चन क्या क्या आपको स्वास्थ्य सेवा में, पर्टिकुलर स्वास्थ्य सेवा में एआई का उपयोग से क्या गोपनीयता का कोई खतरा महसूस है? अब एआई के बारे में आप जानते तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको स्ट्रिक्ट रहना है कि पूछा क्या गया है। अगर आपसे आपका नाम पूछा गया और आप अपने फोर फादर का नाम से स्टार्ट कर रहे हैं, डजंट मीन एनी सेंस, ठीक है, कोई सेंस नहीं बनेगा इसका, डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। पॉलिटी में आया था रिगार्डिंग डीएनए, जी बिल्कुल। तो अगर आप, मेरा ये कहना है कि अगर आप डेली बेसिस पे, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि वो सुन रहे हैं मेरा जो ऑडियो वाला है, तो नुकसान नहीं होगा, 6 मिनट 8 मिनट ही लगना है बॉस। मत करना लाइक, कोई दिक्कत नहीं है, मत करो लाइक, देख तो लो, आपको फायदा होगा। बात समझ में आ रही है? नहीं तो फिर वही चूरन जो मार्केट में चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है, आप लोग वही करो, फिर रोते रहो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम करते रहो। समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करो।
क्या रिक्वायरमेंट है, आप क्या जानते हैं इस बात से यूपीएससी को फर्क नहीं पड़ता। यूपीएससी क्या जानना चाहता है वो आपको पता है कि नहीं, इंपॉर्टेंट ये है। क्लियर? चलो, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि पीवाईक्यू पे जाओ। 90% तो पीवाईक्यू ही नहीं करवा रहे हैं, वहीं से कुछ भी उठा के कुछ भी डाल दे रहे हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग खुद से घर पे बैठ के देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो। उन विभिन्न तरीकों पर चर्चा करें जिसने जिनसे सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वर्तमान ईंधन की कमी को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। ये सूक्ष्म जीवों की बात हो रही है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, ग्लोबलाइजेशन को कर लो पीवाईक्यू एंड यू विल बी डन। बिल्कुल, ये लगभग 70% 80% तक तो हो ही जा रहा है। इस पे आप, मैंने कहा ना, पीवाईक्यू पे अगर आपने एक्सपर्टीज हासिल कर ली, ओपन शट केस बता रहा हूं मैं, जिस दिन आपने एक्सपर्टीज हासिल कर ली, कॉपी कट करना सीख लिया, टॉप 10 में रहिएगा, आपका मीडियम कुछ भी हो। गलत हो जाए तो बताइए फिर। जितना मैं करा रहा हूं उतना सफिशियंट है, उतना तो आप लोगों से हो नहीं रह पा रहा है। मैं कब से चाह रहा हूं कि भाई वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करूं ऑप्शनल की, वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि आप लोग बिजी चल रहे हैं। चलिए, तो सूक्ष्म जीव के बारे में है, उनसे जैव जो ईंधन जो है, वैश्विक ईंधन संकट का समाधान। अब आप ऐसे देखो, एसडीजी गोल के बारे में लिख सकते हो। बैक्टीरिया, ये सूक्ष्म जीव कौन है? बैक्टीरिया है, यीस्ट है, शैवाल है, एल्गी है ना, ये सब बायोफिल्म में यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये स्वच्छ भी है। आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें वो एक अलग चीज है। ठीक है, तो अभी हम इस पे उन विभिन्न तरीकों पर चर्चा करनी है, विभिन्न तरीकों पर डिस्कस सेवरल ways in which microorganism can help in meeting the current fuel shortage। ठीक है, चलो, तो एनारोबिक जो पाचन से बायोगैस, गोबर गैस प्लांट हो गया, ठीक है, या फिर माइक्रोबियल फ्यूल सेल जो है, माइक्रोबियल इनहांस ऑयल रिकवरी है। किन किन प्लांट से हमें वो जैसे जट्रोपा है, पिग्मेलियन है, ठीक है, भुट्टा है, मक्का है ना, पर मक्के से कर नहीं सकते हम, है ना। तो ऐसे बहुत सारे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा। अब ये देखो, एक और क्वेश्चन आया है, इसको जरा सा देख लेते हैं। भारत के तीसरे चंद्र मिशन अभियान, चंद्र मिशन का मुख्य कार्य क्या है, कार फंक्शन पूछा है। पहला, फर्स्ट, तो चंद्र मिशन के बारे में आप 2-3 लाइन, अगर 250 वर्ड्स का है तो आप उसमें लिख दीजिए 3-4 लाइन। ठीक है, इसके मुख्य कार्य बताना है आपको। पिछले मिशन क्यों नहीं पूरा हो सका, यानी चंद्रयान 2 जो है वो फेल क्यों हुआ, उन देशों की सूची बनाएं जिसने इस कार्य को पूरा किया है। तो इंडिया का रैंकिंग क्या है इसमें, वो बता दीजिए, यानी इंडिया से ऊपर कौन कौन देश हैं जिन्होंने पहले कर लिया है। प्रक्षेपण यान, जो सॉरी प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान में उप प्रणालियों का परिचय दें, यानी कौन कौन से जो सब सिस्टम लगे हुए हैं, ठीक है, उसका परिचय दे। विक्रम भाई जो साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है में वर्चुअल लॉन्च कंट्रोल सेंटर की भूमिका की व्याख्या करें। करता क्या है वो, विक्रम साराभाई क्या करता है, लॉन्च कहां पे है, ये तो आप उसका लोकेशन बताओगे, क्या करता है वो बताओगे। ठीक है, व्याख्या की भूमिका की व्याख्या करें, जिसने हरिकोटा में सफल प्रक्षेपण में योगदान दिया था, कंट्रीब्यूट किया था टू द सक्सेसफुल लॉन्च फ्रॉम श्री हरिकोटा। तो आप यहां पे मैप भी बना सकते हैं तुरंत। ये देखो, 30 सेकंड में
मैंने मैथ ड्रॉ कर लिया। बात समझ में आ रही है? यहां पे आप एक नंबर आधा नंबर ले सकते हैं, दूसरे से बाजी मार सकते हैं। स्कोप ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है सभी को? मेंस का ही ये बेसिकली मैं करवा रहा हूं, इसीलिए तकनीक वगैरह क्या क्या है, वैज्ञानिक महत्व क्या है, भू रणनीतिक महत्व क्या है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को अप टू डेट अगर नहीं है तो हम उसको अप टू डेट भी करेंगे अभी। अब देखिए, इस पे बात करते हैं। क्वेश्चन है, ये मैंने करवा रखा है, बिल्कुल करवाया था। जो हब्बल जेम्स वेब जो स्पेस टेलीस्कोप है, तब से उसकी चर्चा में है, जब से लॉन्च किया गया। कौन सी अनूठी विशेषता इसे अपने पूर्ववर्ती स्पेस टेलीस्कोप से बेहतर बनाती है, यानी ये इतना यूनिक क्यों है? मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? इससे मानव जाति को क्या क्या संभावित लाभ होगा, बस ये बताना है। तो देख लिया, उसी को सब टॉपिक किया, तो एग्जामिनर का नजर कहां जाएगा सबसे पहले कि भैया चर्चा में क्यों था, आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, पर टेलीस्कोप के बारे में कितना लंबा चौड़ा थोड़ा बहुत बता दिया, कब लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च किया, दैट्स इट। विशेषता पे आ जाइए, अनूठी विशेषता, यानी ये दूसरे नंबर पे आ गया। ठीक है, बेहतर कैसे बनाती है? क्यों बेहतर? पूर्ववर्ती से क्या पूर्ववर्ती में इससे पहले जो टेलीस्कोप थे क्या वो बेकार थे, या उसमें ऐसा क्या फीचर नहीं है जो इसमें है? कंपैरिजन करना है, एक चार्ट फॉर्म बन जाएगा यहाँ पे। नंबर तो ऐसे ये प्रेजेंटेशन का, इट्स अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन। अब फिर बताइए कि मुख्य लक्ष्य क्या है, फिर संभावित लाभ, मानव जाति को संभावित लाभ क्या होगा, ये चार सब पॉइंट बनेगा। अब इस पे आंसर लिखो, तो मैक्सिमम नंबर जो है मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक साइंस टेक में इस तरह का जो, अब आप ऐसे समझिए, इस तरह के क्वेश्चन जो आपको हर साल दो चार आपको देखने को मिलेगा, जो ज्योग्राफी का होगा, साइंस टेक में आएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट में आएगा, किसी और सब्जेक्ट का। ठीक है, वो सब मिला जुला फॉर्म अब होने लगा, और इसकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जाएगी। तो आपको इंटीग्रेटेड करना, आपस में अलग अलग सब्जेक्ट्स को एक साथ इंटीग्रेट करना आना चाहिए। CAA की बात अगर हो रही है तो, या चुनाव आयोग की बात हो गई, तो चुनाव आयोग ने अपनी बातें कह दी है। मैंने तो कोई वीडियो भी नहीं बनाया, क्योंकि मुझे लाइक्स नहीं चाहिए, मुझे व्यूज नहीं चाहिए अभी फिलहाल। बाकी का पता नहीं, बट अभी फिलहाल क्योंकि यूपीएससी में काम नहीं है ना, यूज ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? कमेंट करके बताइए, समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो आपको कोई भी अपना चश्मे का रंग जो है वो यूपीएससी वाला पहन लीजिए, कि भाई ये कंडीशन आया है, क्लाउड बस्ट हुआ है, ठीक है, तो हम उसको पढ़ेंगे यूपीएससी के हिसाब से। हम उस पर नहीं जाएंगे कि किसने क्या कमेंट कर दिया। जिसने कमेंट किया, नेगेटिव किया कि बहुत अच्छा हो रहा था, चलो लोग, कुछ लोगों ने खुशी मनाई, मनाने दो। आप मानसिकता चेंज नहीं कर सकते, आपको यूपीएससी के हिसाब से चश्मे से देखना पड़ेगा कि हाँ क्लाउड बस्ट क्यों हो रहा है, वहां पे एनवायरमेंटल इश्यूज क्या क्या है, कि हम उसको किस हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। इस तरह की का जो जोनल समस्या, जोनल जोनल में बांट के देखा जा सकता है। आपके पास रेमेडी क्या क्या है, उसमें से बेहतर विकल्प क्या हो सकता है। रेमेडी तो बहुत सारे समाधान होंगे, उसमें से बेहतर कौन सा हो सकता है, लोग पूछ लेगा एथिक्स में। ये इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि एक, जब तक आपका दिमाग नहीं खुलेगा, दिमाग का क्या कहते हैं वो ढक्कन ओपन नहीं करोगे, तब तक बात नहीं बनने वाली। कोई भी टॉपिक को पढ़ो तो उसके सारे डायमेंशंस को ढूंढो, सोचो। आप लोग अभी भी वही क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है, वही ग्रेजुएशन वाले में, कि अरे बस कर लिया, देख लिया, उसके बाद उसको अलग, आप कोप अप नहीं कर पा रहे हो अपने साथ।
वो कहते हैं ना कि जब तक आप पर नहीं बीतेगी तब तक आप क्लाउड बस नहीं समझ पाओगे फिर। बात समझ में आ रही है? बस यही करना है और कुछ भी नहीं करना है एक्स्ट्रा। आरती जी समझ में आ रही चीजें? धीरे धीरे हाथ खुलेगा, लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा तो ही होगा, अदरवाइज मुश्किल है। चलिए, वैक्सीन के का विकास पूछा गया था। देखिए, वैक्सीन विकास के पीछे मूल सिद्धांत क्या है? मूल सिद्धांत जो बेसिकली, जो बेसिक प्रिंसिपल पूछा है, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड वैक्सीन डेवलपमेंट? वैक्सीन कैसे काम करती है? कोविड का टाइम था इसलिए पूछ लिया, अब तो नहीं पूछा जाएगा। वैक्सीन बनाने के लिए भारतीय वैक्सीन निर्माताओं ने क्या अप्रोच, दृष्टिकोण को अडॉप्ट किया, ये आपको देखना है। इस पे भी बात हुई थी, ये टॉपिक भी करवाया था। तो टॉपिक तो कोई बाहर है ही नहीं, बस आपको समेटना आना चाहिए। और ये तभी समेट पाइएगा जब आप ढंग से उसको क्या कीजिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को दिया है, इस पर ही प्रैक्टिस कीजिए। कुछ नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछिए कि सर ये क्वेश्चन को हमको समझा दीजिए, थोड़ा और इजी वे में समझा दीजिए। कुछ अप टू डेट नहीं है, अप टू द मार्क लगता है, ये क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, नहीं आंसर है, इसका आंसर थोड़ा हमें फिर से बना के दीजिए। मैं करने को तैयार हूं, आई एम रेडी फॉर दैट। बट आपको पहले लगना पड़ेगा ना। अरे भाई, मैं 10,000 और 1 लाख बच्चों को थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ, ए बुड़बक, ऐसे थोड़ी ना बोल रहा हूं मैं। जो करते हैं, जो नाच गाना करते हैं, वो उनको मुबारक हो। मैं बहुत ईमानदारी से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को करना ही नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें फिर? तो फिर आप ही अपने सपने, अपनी ड्रीम से दूर होते जा रहे हैं। 20 साल का एक्सपीरियंस, आप मेरे एक्सपीरियंस का यूज नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम आप लोगों के साथ है। ये बात समझ में आ रही है? मोहित अग्रवाल जी कहाँ गए? अरे आईएएस सबको बनना होता है भाई, किसको नहीं बनना आईएएस? लेकिन आईएएस के पीछे की जो साधना है वो करने को तैयार नहीं, जो तपस्या है वो करने को आप तैयार नहीं है। आईफोन तो चाहिए बट पेमेंट हमको नहीं करना है। वो 1 लाख का पेमेंट जो है वो नहीं करना है। तो मैं आपको 1 लाख का पेमेंट करने को नहीं कह रहा हूं, मैं आपको साधना, यानी कि तपस्या करने की बात हो रही है। ड्रीम आपका है, तबीयत आपकी खराब हुई है, आपकी आपके साथ जॉब की समस्या है, आपके साथ उठने की समस्या, आपका टाइम शेड्यूल नहीं बन रहा है, आपकी समस्या है। ये समस्या से पार भी आप ही को लगाना है। मैं सिर्फ बता सकता हूं, चलना आपका काम है। मैं आपके बदले चल नहीं सकता, मैं आपके बदले खा नहीं सकता। मैं समोसा खाऊं और आपको स्वाद मिल जाए, मैं बटर स्कॉच आइसक्रीम खाऊं, मैं मोमोज खाऊं और उसका स्वाद आपको मिले, ऐसा तो कभी नहीं होने वाला। क्लियर? चलिए, तो ये आप लोगों का, फिर से बता दे रहा हूं, 2-3 चीजें डेली रूटीन में डाल दीजिए। वो करना ही करना, ब्रश किया हो ना किया हो फर्क नहीं पड़ता। आपने नाश्ता किया हो, ब्रेकफास्ट किया हो, नहीं किया हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपने ये काम यूपीएससी वाला किया है कि नहीं, डेली बेसिस पे? पहला, उठिए, वीडियो सुनिए, ऑडियो जो यूट्यूब पे लगा हुआ है, पुराना वीडियो जो भी बचा हुआ है उसको भी सुनिए। एक ही वीडियो को 2-4 बार भी सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे जेब में पैसा नहीं आएगा उसका, आप बेफिक्र रहिए। और आएगा तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। और बोलो, मैंने तो मोनेटाइज भी नहीं किया भाई, वो भी होगा भी नहीं। अभी आपको बार बार सुनने की, क्योंकि हैबिट हैबिट नहीं है ना। टर्मिनोलॉजी पे अभी न्यूमेरिकल प्रतिरक्षा क्या होता है ये आपके मुंह से नहीं निकलेगा। जब तक मुंह से नहीं निकलेगा, दिमाग में एक पिक्चर नहीं बनेगी, तो लिखोगे कैसे? फिर रटना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो माइंड के साथ अलाइनमेंट जरूरी है, कोप अप करना जरूरी है, तभी आप इनकॉर्पोरेट कर पाओगे उस पर। तो
मेरे वीडियो पे जाओ यूट्यूब वाले पे, और उसमें 5-10 वर्ड्स जो भी है हिंदी इंग्लिश जिसमें आपको लिखना है उसमें लिखो, कमेंट करो। कमेंट करने से क्या होगा, फिर से बता दे रहा हूं, एक तो आपको कमेंट करने से पहले लिख के रखना पड़ेगा, जॉट डाउन करना पड़ेगा कि 5 to 7 वर्ड्स, 10 वर्ड्स। फिर आप जब लिखने बैठोगे तो ध्यान पूरा लिखने में जाएगा, तो वो वर्ड आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं लेयर बाय लेयर बैठेगा। और ये कितना फ्रूटफुल है, आप 1 महीना करके देखो, नहीं फायदा होता छोड़ देना, सारे कमेंट जाके डिलीट कर देना और बोलो, पहले करो तो यार। आप डेली 10 वर्ड लिख दोगे, 1 महीने में कितना हो गया? मैंने अगर 20 वीडियो भी डाला, 25 भी डाल दिया, तो 250 वर्ड हो गए, 250 वर्ड्स। आप समझ रहे हो, की वर्ड्स। समझ में आ रहा है आपको कितना हो गया? और 3 महीने में कितना हो जाएगा? 750। दुनिया बदल गई आपकी, पर डेली करने का काम था। ये कीजिए, दुनिया मेरे आगे पढ़िए, दूसरा काम। ठीक है। तीसरा जो है, जो मैंने बताया, मल्टीपल टाइम जा जाके देखिए, ऑडियो दिया हुआ है, ऑडियो सुनिए, टेस्ट दीजिए आके, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा। 3 घंटा 2 घंटा बैठ के वो सिटिंग कैपेसिटी चेक होगी ना। मोबाइल बंद कीजिए और बैठ के लिखना स्टार्ट कीजिए, जो समझ में आता है लिखिए, नहीं आता मत लिखिए, लेकिन सोचिए उसी पर। एक दिन में आप पूरा आंसर, एक दिन में आप नहीं लिख पाइएगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी के साथ करना होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। इसको थोड़ा सा हम फैब वाला भी उठा लेते हैं कल। ठीक है, फैब का भी साइंस एंड टेक कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कम रहेंगे हमारे पास। तो कल आप लोग फैब वाला लेके बैठिएगा, फैब और मार्च देख लेंगे, फैब में हो जाता तो ठीक है, नहीं तो मार्च तक जाएगा। ठीक है, चलिए, ओके गाइस, बाय फॉर नाउ।